हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आप में से जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीएससी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आज से हम ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको रेगुलर बेसिस पे ये प्रीलिम्स के रिलेटेड टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे जो टेस्ट होंगे वो सिर्फ मिनी टेस्ट होंगे जिनमें आपको 25 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। लेकिन आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 50 मिनी टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। विद सॉल्यूशन मिलेगा। कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। इसके साथ आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक और कोर्स जो पिछले 3-4 साल से हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके चेक कीजिए। पिछले लास्ट 3 जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लगे हैं उनमें हमारा जो कोर्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बाकायदा, वहाँ पे आपको हमने जो टॉपिक्स करवाए वो और एग्जाम में उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है वो सब आपको वहाँ पे अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यूपीएससी और स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी स्टेट की ये पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स में जो कॉमन सिलेबस है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, ये आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयु की सहमति से संबंधित बिल का विरोध इनमें से किसने किया था? देखिए, अभी गवर्नमेंट एक जो विमेन्स है, लड़कियां, महिलाएं, इनकी जो एज है उसको बढ़ाने का बिल ला रही है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आएगा एग्जाम में। लेकिन पहले ऐसा कोई बिल आया था उसकी बात करते हैं। इससे जो आयु की सहमति से संबंधित जो बिल था, इसका विरोध किसने किया था? जो आयु की सहमति से संबंधित पहले बिल आया था 1947 से पहले, उसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अभी जो बिल है उसको लेके कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ कम पढ़े लिखे, वो बोल रहे हैं लड़कियां बिगड़ जाएंगी, शादी की एज बढ़ा दी तो, इस तरीके के कमेंट है। लेकिन ये ठीक नहीं है। सबको बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने उस टाइम जो लड़कियों की उम्र है 10 से बढ़ा के 12 साल का विधेयक था ये, जिसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने, कि पहले 10 साल थी उसको बढ़ा के 12 साल कर रही थी गवर्नमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आप है जो लड़कियों की शादी की उम्र 12 के बजाय इसको 16 कीजिए और लड़कों की 20 कीजिए। जबकि ये 12 साल कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि 12 नहीं 16 ईयर कीजिए। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आयु से संबंधित जो बिल था उसमें आयु बढ़ाने का समर्थन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक आयु बढ़ाने के समर्थन में थे, ना कि आयु घटाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशन में 2024 को मिलेट का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज है उसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत के मोटे अनाजों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रस्ताव का अप्रोक्सीमेट 70 देशों ने इसका समर्थन किया है। अब इनमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं। स्पेशली जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इनमें पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें है जो ये नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जो खाद्य कार्यक्रम है, इसमें
20 दिसंबर ये 2021 को एक इन्होंने घोषणा पत्र पे सिग्नेटरी रहा है नीति आयोग, जिसमें जो मोटा अनाज है उसको मुख्य धारा में लाने पे ध्यान दिया जा रहा है। और ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो इंटरनेशनल वर्ष का है ये 2024 नहीं है, इसमें इसमें 2023 को किया गया है अभी घोषित। सो स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये सही है। ये जो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, इसका समर्थन किया है, काफ़ी देशों ने समर्थन किया है। और इसको स्टेटमेंट सेकंड तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका काफ़ी देशों ने, ये शुरुआत कब हुआ था, इसकी जो ये मोटे अनाज का है इसको बढ़ावा देने का या इसको मुख्य धारा में लाने का जो है, ये भारत सरकार ने 2018 में शुरुआत की थी इसकी, 2018 में। और अभी जो इंटरनेशनल ईयर इसको डिक्लेयर किया है वो 2023 है। इंडोगी झील जो अभी सुर्खियों में है वो किस देश में स्थित है? देखिए ये लेक है, चर्चा में है। ये चर्चा में इसीलिए है इंडोगी लेक, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ एंडेमिक मिले हैं जो पाइप फिश है। पाइप फिश की कुछ दुर्लभ प्रजातियां मिली हैं, पाइप फिश, और ये एंडेमिक। यहाँ पे दुनिया की 2 दुर्लभ प्रजातियां मिली हैं अभी। ये जो लेक है इंडोगी लेक, ये साउथ ईस्ट एशिया की ताजे पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे लगभग 106 बर्ड स्पीसीज रहती है इस झील में, जो जिनमें से काफ़ी स्पेशल कैटेगरी की भी हैं। ये जो झील है कहाँ पे है इंडोगी लेक? इंडोगी लेक है ये म्यांमार में है। म्यांमार का जो काचिन स्टेट है वहाँ पे है। म्यांमार के काचिन स्टेट में है ये। अभी चर्चा में है बिकॉज ऑफ दिस पाइप फिश, स्पेसीज ऑफ पाइप फिश की वजह से। और इसके बारे में आपको ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा रामसर वेटलैंड है। आपको देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर साइट्स हैं, रामसर वेटलैंड है, ये सब एक ही है। इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अभी मैं बता देता हूँ, ये जो इंडोगी लेक है इसको एशियन हेरिटेज पार्क का दर्जा भी मिला हुआ है, और ये एक रामसर साइट भी है। इंडोगी लेक रामसर लेक साइट है। रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट वो है जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रेटी के तहत ये एक कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड्स। इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रेटी हुई थी 1971 में, उसमें इसकी स्थापना हुई है रामसर आर्द्र भूमि की। ये एनवायरनमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि भी इसको घोषित किया गया है इंडोगी लेक को। तो रामसर साइट्स के बारे में जरूर और थोड़ा आप डिटेल में पढ़िएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई। ये उच्च स्तरीय समिति है, इसके बारे में पढ़िएगा। CCS, इसकी पहली बैठक हुई थी। ये जिस भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी चिंतक, उनकी 150वीं जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित होना है उस पे ये बैठक हुई थी। तो वो कौन है जिन पे बैठक हुई थी? पहली बैठक हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये अभी जो बैठक हुई थी लास्ट मंथ हुई है, ये दिसंबर के लास्ट वीक में, अराउंड 21 दिसंबर को हुई है ये 2021 में। और इसमें लगभग 53 कंट्रीज के मेंबर शामिल हुए थे।
ये हुई थी महर्षि अरविंदो घोष, उनकी अभी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स, इस बुक को, इसको किसने इसके जो लेख हैं वो किसने प्रकाशित किए थे? द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, ये कुछ बुक्स हैं जो महर्षि अरविंदो घोष से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनका जरूर ध्यान रखिएगा। आपके जो पीएससी या यूपीएससी एग्जाम्स हैं उनमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। ये बात अलग है कि उससे करंट अफेयर से रिलेटेड पुराना स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया जाता है, तो करंट के रेगुलर टच में रहिए और उससे रिलेटेड पुराना क्या हुआ था उसको पढ़ते रहिए। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने देश का अपनी तरह का पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम वीआईपी, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, ये विकसित किया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये चेक करना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग इन्होंने मिलके और ये वीआईपी जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है, ये क्या है कि जो इनोवेटर्स हैं, जो उद्यमी हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग ने और ये अटल इनोवेशन मिशन ये वीआईपी लेके आए हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो देश में भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं का है उनका नवाचार इकोसिस्टम पहुंचाने के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है। 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करने के मानकों की जांच पड़ताल के मैंडेट के साथ ये कार्य करेगा। देखिए 8वीं जो अनुसूची है उसमें नई भाषाओं को शामिल करने के जो मानक हैं उनकी जांच पड़ताल का मैंडेट इस वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम में नहीं दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कई बार यहाँ असत्य भी पूछा जाता है, इनकरेक्ट। प्रलय मिसाइल ये कम रेंज वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। कहाँ से की है? ओडिशा, उड़ीसा का जो तट है वहाँ से की है। और उड़ीसा के तट, बालासोर तट में कहाँ से? ये डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। इसको किसने विकसित किया है प्रलय मिसाइल को? इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 150 टू 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से सतह, ये ध्यान रखना है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज 150 टू 500 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से इसको लॉन्च किया है, इसकी टेस्टिंग की है। और ये 500 टू 100 किलोग्राम का वेट ले जाने में कैपेबल है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, बिल्कुल डीआरडीओ ने किया है, तो ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, ये सही है। ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए जैसा मैंने बताया 150 से 500 तक का, तो ये लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज का है। ये 500 से 1000 किलोग्राम का, बिल्कुल ये सही है। आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। देखिए
आप किसी भी मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कहाँ से उसकी टेस्टिंग हुई है, किस द्वीप से, डीआरडीओ इसरो किसने उसको डेवलप किया है, इसकी रेंज क्या है, कितनी कैपेसिटी है, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कब हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मिंदुप मंजप्पई, मिंदुप मंजप्पई जो अभी रिसेंटली चर्चा में है, ये क्या है? देखिए, जो मिंदुप मंजप्पई है, ये अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के यूज़ को बढ़ाने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का एक इन्होंने मिशन शुरू किया, अभियान। और इन्होंने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला भी लिया है। ये इनका तमिलनाडु गवर्नमेंट का है। अभी बिहार में भी ये किया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पे बैन किया गया है। ऐसे और भी कई स्टेट्स हैं, आप पढ़िएगा जरूर। बी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित किया जाता है। देखिए, जो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस सूचकांक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करता है, लेकिन ये 2 साल नहीं, हर साल इसको रिलीज करता है। इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं, लगभग 180 कंट्रीज हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि किस देश में क्या संविधान है, किस देश में क्या धार्मिक परंपराएं हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको मतलब है कि किसी रिपोर्टर ने कुछ कह दिया है या रिपोर्टर्स के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया है, किसी रिपोर्टर की आवाज़ दबाई, उसकी बात नहीं सुनी, बस ये उसी पे ध्यान देते हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है, उस देश के क्या नियम कानून है या वहाँ क्या धार्मिक परंपराएं हैं, ये इनको बेचारों को उससे मतलब नहीं है, और उसी के बेस पे ये इंडेक्स जारी करते हैं। इनकरेक्ट है पहला। आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी क्या है। जिस रिपोर्ट में अगर प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनको जगह नहीं दी जाती है तो वो रिपोर्ट फिर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समाज सुधार अभियान शुरू किया है? कौन सी स्टेट ने ये समाज सुधार अभियान शुरू किया है? ये समाज सुधार अभियान शुरू किया है बिहार गवर्नमेंट ने। और ये समाज सुधार क्या है? पहले तो वहाँ पे उन्होंने शराबबंदी की थी, उसके बाद अभी इन्होंने ये शुरू किया है कि जो उसके बेनिफिट क्या है जो शराबबंदी थी उसके, और जो बाल विवाह है या फिर डॉरी या दहेज, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और अच्छे बुरे की पहचान, इस तरीके का ये नीतीश कुमार जी गवर्नमेंट है बिहार में, उन्होंने ये शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है, समाज सुधार अभियान। हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है? देखिए, ड्रोन पे पार्लियामेंट में बजट भी आया है, प्राइम मिनिस्टर भी और अदर जो इनोवेटर्स हैं वो भी, स्टार्टअप्स भी इस पे काफ़ी बड़े लेवल पे ये अभी चर्चा में है। ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन अटैक्स भी अभी थोड़े टाइम पहले यूएई या कहीं ड्रोन अटैक्स हुआ था, तो ये ड्रोन चर्चा में है। भारत के किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अभी इसकी बात की है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अभी नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ये सिंधिया जी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में ये 5
ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके सहयोग से होगा? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, फिक्की और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इनके सहयोग से। इसमें है जो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, MITCS, जो ग्वालियर में है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारती विश्वविद्यालय, इसका गठन 24 दिसंबर 1921 को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ये सही है। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रयासों से इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कराया जा सका है। देखिए, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1921 को की थी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने की थी। ये देश के सबसे जो पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनमें से एक है। और ये विश्व भारती विश्वविद्यालय इंडिया का ही नहीं, भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया है इसको। और इम्पोर्टेंट बात, अभी तक इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट दोनों इसके लिए प्रयास कर रही है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए, लेकिन अभी प्रयास जारी है, हुआ नहीं है। सो करेक्ट स्टेटमेंट पहला है। इसके लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी इश्यू किया था, लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ। CRPF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? CRPF का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से किया था। ये सही है। 49 में CRPF एक्ट पारित होने के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पड़ा। ये भी सही है। इसमें कुल 246 बटालियंस काम करती है। ये भी सही है। यह यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग अभियानों में भाग लेता है, घरेलू कानून व्यवस्था के काम भी देखता है। ये सही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग अभियानों में नहीं लेता। ये इसका ज़्यादातर काम Z+ कैटेगरी वाले जो VIP है उनकी सुरक्षा देना। इसमें अभी रिसेंटली चर्चा में इसलिए क्योंकि इसमें महिला कमांडो है। अब जो VIPs हैं उनमें जो Z+ सिक्योरिटी है, महिला कमांडोज उसको देखेंगी महिलाओं की। इसके लिए एक स्पेशल फोर्स तैयार की है, इसलिए चर्चा में है। किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किए हैं? ये है इसका आंसर, कर्नाटक है। कर्नाटक असेंबली ने अभी रिसेंटली ये धर्मांतरण विरोधी कानून को सर्वसम्मति से पास कर किया है इसको, कि कोई जबरन किसी का धर्म चेंज नहीं करवा सकता है। ये घटनाएं काफ़ी चल रही है देश में, जो बहुत ठीक नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके के काम अब हो रहे हैं। पहले कभी सुना नहीं था इस तरीके का कोई धर्म चेंज करवा रहा है, लेकिन अभी चल रही है, पता नहीं वजह क्या है। लेकिन ये ऐसा विधेयक कर्नाटक में पारित हुआ है। ब्रुसेलोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रुसेलोसिस, अभी जब आपने सुना होगा कोरोना, देन ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में ये काफ़ी चर्चा में रहा ब्रुसेलोसिस। इसने चिंता बढ़ा दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, न कि विषाणु जनित। सो इसको बात करते हैं, ये विषाणु जनित बीमारी है नहीं, ये बैक्टीरियल डिजीज है जो केवल पशुओं को संक्रमित करती है। यह हड्डियां, त्वचा और लीवर के अलावा केंद्रीय
प्रभावित करती है, ये सही है। देखिए ये बैक्टीरियल डिजीज है जो सुअर और कुत्तों में को ज़्यादा संक्रमित करता है, सुअर और कुत्तों को ज़्यादा संक्रमित करता है। इससे बुखार या माल्टा ज्वर इस तरह की चीज़ें होती है, और ये पर्सन टू पर्सन भी रेयर होता है ये। लेकिन इसमें ये स्पष्ट है कि ये इंसान से इंसान में फैलने की जो इसकी संभावना उसको खारिज नहीं करता है WHO। बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में और पढ़िएगा थोड़ा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गदर आंदोलन के देशभक्तों को विद्रोही करार देना, जलियांवाला नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को सरोपा भेंट किया जाना, उक्त में से पंजाब में अकाली आंदोलन के लिए जिम्मेदार तत्कालीन कारण क्या थे? तत्कालीन कारण जो पंजाब में अकाली आंदोलन हुआ था उनमें से कौन से तत्कालीन कारण थे? इनमें से देखिए अभी 100 साल पूरे हुए हैं इसको शिरोमणि अकाली दल के गठन को। सो इस तरीके के क्वेश्चन, 100 साल कोई छोटी बात नहीं होती है, काफ़ी बड़ा है, 100 साल काफ़ी टाइम होता है। 1920 में 1920-21 में ये एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था, गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने और जो सिख धर्म है उसमें सुधार के मकसद से इसका गठन किया गया था। और बाद में गदर आंदोलन और जलियांवाला बाग दोनों ही रीजन थे जिनकी वजह से ये अकाली आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट आंसर होगा। अभी तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, वो देखती है इन चीजों को। संविधान के अनुच्छेद 31D के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट कौन सा है? आर्टिकल 31D। देखिए 31D क्या है इसका बता देता हूं मैं आपको, कि जब इमरजेंसी लगी थी देश में, जब इसको शामिल किया गया 96 में इसको शामिल किया गया था। इस शब्द को परिभाषित, हालांकि कानून में कहीं भी ये शब्द नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि या इस तरीके का राष्ट्र विरोधी शब्द है, ये कानून में कहीं नहीं था। इसको 1976 में जब इमरजेंसी थी उस टाइम पे इसको शामिल किया गया, और बाद में इसको कहाँ शामिल किया? 31D में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। बाद में इसको 43rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें इसको रद्द कर दिया, इसको हटा दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारत सरकार ने संसद में ये बताया है कि किसी भी कानून में राष्ट्र विरोधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, और इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को परिभाषित किया गया था 31D में। यह भी पार्लियामेंट में बताया है। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला सही है। इसके दोनों ही सही है। ये 42nd से ही इसको लाया गया था, दोनों ही इसके सही आंसर है। और अभी इसको राष्ट्र विरोधी को किस में शामिल किया है? 31D में। हाल ही में चर्चा में रही नई रोशनी योजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? नई रोशनी योजना, ये आप में से कम ही लोगों को पता होगी, या पढ़ाई की होगी तो पता होगी, ज़्यादातर को हो सकता है। ये राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना है। सही पूछा गया है, तो ये सही नहीं है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस योजना के लाभार्थी होंगे, ये भी सही नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नई रोशनी योजना क्या है? नई रोशनी योजना जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, उनमें जो 18 से और 65 साल की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक योजना चला रखी है। इसमें
एजुकेशन, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा के जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं 18 से 65 साल की, उनको रोजगार, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है नई रोशनी योजना। और इससे क्या होगा कि जो एनजीओ, सिविल सोसाइटी और सरकारी संस्थान हैं, उनसे, उनके थ्रू भी जो माइनॉरिटीज़ की महिलाएं 18 से 65 साल की, उनको आत्मनिर्भर, उनको रोजगार उपलब्ध हो, उनके बढ़ावे के लिए है ये। और पिछले 3 साल में इसमें गवर्नमेंट ने 26 करोड़ रुपए भी इसमें लगाए हैं। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बताया है। सो ये किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रहा है इसको, अल्पसंख्यक मंत्रालय, और अल्पसंख्यक महिलाओं से 18 से 65 साल की। एल्बिनो इंडियन फ्लैप सेल कछुए, कौन सा स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग सही है? देखिए अभी रिसेंटली तेलंगाना का जो सिरनापल्ली फॉरेस्ट है, तेलंगाना में सिरनापल्ली फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। सिरनापल्ली फॉरेस्ट कहाँ? तेलंगाना में। वहाँ पे ये एक स्पेशल दुर्लभ प्रजाति मिली है कछुओं की, एल्बिनो इंडियन फ्लैप सेल कछुए। और ये लगभग 9 से 14 इंच इनकी लेंथ होती है, काफ़ी लंबे स्पेशल प्रजाति के हैं। अभी इसकी बात करते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है। IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक विलुप्त है, ये विलुप्त नहीं है, अभी संवेदनशील है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। साइट्स के परिशिष्ट में सेकंड में शामिल है, ये सही है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसकी अनुसूची फर्स्ट के तहत भी संरक्षण है, ये भी सही है। बी इसका करेक्ट आंसर है। IUCN की रेड लिस्ट क्या है पढ़ लीजिएगा, साइट्स, और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, इनको तो पढ़ ही लोगे आप स्टैटिक पोर्शन में। बी इसका करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में किन आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था? एंशियंट एरा के टाइम पे, जो अभी रिसेंट मॉडर्न टाइम में जो कौन से एरियाज हैं, कौन से कंट्री है, कौन सी लोकेलिटी है जिसको संयुक्त रूप से पहले स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था? देखिए पहले स्वर्ण प्रायद्वीप, सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। कश्मीर, हिंदकुश, अफगानिस्तान, इसको स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था पहले। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था? ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 1178 ईस्वी में गुजरात के जो चालुक्य वंश के राजा थे भीमदेव सोलंकी सेकंड, उन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को इन्होंने बंदी भी बना लिया था, बाद में दया करके छोड़ दिया 1178 में। आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। जब से ये OIC में जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको स्पेशल गेस्ट बुलाया था, तो इसका पाकिस्तान ने विरोध भी किया था कि इंडिया का है, इसको क्यों फॉरेन स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट बनाया गया है, क्योंकि ये तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक देशों का संगठन है। ये हमेशा से चर्चा में रहता है संगठन। इसकी स्थापना कब, इसके बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना 1969 को रबात में हुई थी। इसकी स्थापना रबात में हुई थी 1969 को, ये सही है। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है, ये भी सही है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेद्दा में है। और अभी रिसेंट में इसके 57 कंट्रीज मेंबर हैं और ज़्यादातर देश इसके मुस्लिम हैं। और अभी इसने, OIC ने जो कश्मीर का मामला था
उस पे जो लोग आलोचना कर रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो सभी जब से भी ये चर्चा में रहा है। ये मानता है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। यारलुंग जंगबो ग्रांड कैनियन किस नदी की धाराओं द्वारा बनाया गया है? देखिए, कैनियन, ग्रांड कैनियन ये जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये बनता कैसे है? शुरू में जो नदी है वो क्या होती है कि किसी भी घाटी में नीचे की तरफ कटाव करती है, और जब ऐसा करती है रिवर, तो वो अपना जो खुद का तल है उसको और गहरा करती है, और जहाँ घाटी को गहरा करने की ये जो प्रोसेस है, जहाँ सबसे तेज होता है उस जगह को ही कैनियन बोलते हैं। कैनियन या गॉर्ज, गॉर्ज या कैनियन, ग्रांड कैनियन, ये इस तरीके के अमेजन, एरिजोना, ये आपने सुना होगा। आप जरूर पढ़िएगा ग्रांड कैनियंस। ये अभी चर्चा में है, यारलुंग जंगबो ग्रांड कैनियन। ये है शांगपो रिवर में। ये सांगपो रिवर की जो स्ट्रीम्स है उन्होंने बनाया है ये कैनियन अभी। और शांगपो क्या है आप सभी जानते हैं। शांगपो, आसाम में शांगपो को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, और तिब्बत में इसको शांगपो बोलते हैं, चाइना में इसको यरलुंग बोलते हैं, यरलुंग, और अरुणाचल में इसको ढिंग बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर। हॉर्नबिल फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखिए, हॉर्नबिल आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस पर किया जाता है। सही कौन सा है? ये स्टेटमेंट सही है। इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना और देश दुनिया में जो नागा सम्मान है इसकी संस्कृति से रूबरू करवाना है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है इनमें से, और कौन सा सही से सुमेलित है वो देखना है। ये क्वेश्चन क्यों बनाया है? अभी रिसेंटली जो एससीओ है, एससीओ की मीटिंग हुई, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग हुई थी। ऑनलाइन इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है अभी, जिसमें देखते हैं उसी के बारे में है ये। बौद्ध कला और संग्रहालय, और किस देश में? श्रावस्ती का चमत्कार, पाकिस्तान। हाँ, ये सही है। इसकी जो ऑनलाइन अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है उसमें बौद्ध धर्म से, बौद्ध विरासत से पहली बार इसकी ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई है। एससीओ की बात कर रहा हूं मैं, संघाई सहयोग संगठन की। तो किस देश ने बौद्ध विरासत से रिलेटेड क्या अपनी प्रदर्शनी में दिखाया था, वो है ये क्वेश्चन। श्रावस्ती का चमत्कार ये पाकिस्तान ने अपनी प्रदर्शनी में लगाया था। निर्वाण में बुद्ध की प्रतिमा तजाकिस्तान ने लगाया था। शहरी बहलोई से ध्यानमग्न बुद्ध ये पाकिस्तान ने लगाया था। और डुनहुआंग बौद्ध कला ये चाइना ने लगाया था। ये सारे स्टेटमेंट सही है। ये प्रदर्शनी है जो पाकिस्तान हॉल में कराची, लाहौर, तक्षशिला, इस्लामाबाद, स्वात, पेशावर, यहाँ पे गांधार कला के संग्रह का भी बौद्ध, गौतम बुद्ध के जीवन, बौद्ध कला को इसमें दर्शाया गया था। और ये जो डुनहुआंग बौद्ध कला है ये एक अकेडमी भी है चाइना में। ये सारे स्टेटमेंट सही है। वन चाइना पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन चाइना पॉलिसी के संदर्भ में, इस नीति के तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हाँ, वो ऐसा करता है।
चीन किसी दिन कभी कुछ भी कह सकता है। चाइना एक ऐसा देश है जिसका उसके जितने भी बॉर्डर कंट्रीज है सबसे उसका डिस्प्यूट है। वो रशिया की ज़मीन को भी अपना बताता है, वो उसका सभी से चल रहा है डिस्प्यूट। दुनिया के अधिकांश देश चीन की पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने ताइवान को मान्यता दी है। ये स्टेटमेंट गलत है। दुनिया के ज़्यादातर जो कंट्री है वो इसका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करते हैं। अभी जरूर नेपाल ने इसका समर्थन किया था, पता नहीं क्यों, पर नेपाल ने इसका समर्थन किया था अभी रिसेंटली। और ताइवान को यूनाइटेड नेशंस मान्यता, इसको जो संयुक्त राष्ट्र है उसने ताइवान को मान्यता नहीं दी है अभी। हालांकि स्टेटमेंट पहला ही सही है। ये आज का टेस्ट था। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। आपके सजेशंस आप बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।